This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from internet or any book or any documentary which is available for public. कानून और पुलिस की ड्यूटी अपराध पर लगाम लगाने की होती है। जब ये अपना काम ठीक से नहीं करते तो कई अपराधी निरंकुश होकर लोगों के जीवन से खेलने लगते हैं और कानून का मजाक बनाते हैं। कहते हैं जुल्म करने वाला तब तक ही हावी रहता है जब तक सामने वाला जुल्म सहता है। अगर एक बार पीड़ित जुल्म के खिलाफ उठ खड़ा होता है तो बड़े से बड़ा अपराधी भी घुटने टेक देता है। ऐसी ही है हमारी आज की कहानी, जिसमें पुलिस की लापरवाही, लालच और करप्शन के चलते एक गुंडा सीरियल रेपिस्ट और गैंगस्टर बन बैठा। सालों तक उसका आतंक छाया रहा। अत्याचार सहते सहते जब लोगों को इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं दिखी, तब उन्होंने खुद ही हथियार उठाकर उस गैंगस्टर को अंजाम तक पहुंचा दिया। आज की हमारी कहानी है अक्कू यादव की। अक्कू यादव का जन्म 1972 में नागपुर के एक बाहरी इलाके में हुआ था। यह इलाका कस्तूरबा नगर था। इसी इलाके में वो पला बड़ा, लेकिन बचपन से ही वो छोटी मोटी चोरी, डकैती जैसे अपराधों में शामिल रहा। उसका बचपन का नाम भारत कालीचरण था। 1991 में सबसे पहले उसका नाम एक सामूहिक बलात्कार के केस में सामने आया, लेकिन जल्द ही उसने खुद का गैंग बनाया और अब वो बड़े बड़े अपराधों को अंजाम देने लगा था। समय के साथ साथ भारत कालीचरण को लोग अक्कू यादव के नाम से बुलाने लगे। नागपुर की कस्तूरबा नगर की बस्ती, यहाँ लगभग 300 दलित परिवार रहा करते थे। सभी परिवार गरीब थे और छोटा मोटा काम धंधा किया करते थे। कस्तूरबा नगर की इसी बस्ती में अक्कू यादव ने अपराधों से अपनी पहचान बनाई थी। चोरी, लूटपाट, मारपीट, जबरन वसूली करना इस गैंग का मुख्य काम था। उसकी बढ़ती ताकत से लोकल नेताओं का संरक्षण भी उसे मिला हुआ था। इलाके के थाने में वो रेगुलर पुलिस वालों को पैसा, शराब पहुंचाता था, इसलिए पुलिस वाले भी उसका साथ देते थे। कानून की शरण में वो बेलगाम होता जा रहा था। इस कस्तूरबा नगर की बस्ती में तो उसका आतंक छाया था। उसका जब भी मन करता इन गरीब लोगों से वो पैसा, मोबाइल, मोटरसाइकिल या साइकिल जैसी चीज़ें लूटने से झिझकता नहीं था। जबरन घर में घुसकर मारपीट करना, कोई भी सामान उठा लेना उसकी आदत थी। अपना डर बनाने के लिए ये लोगों को टॉर्चर करने के भयानक तरीके आजमाता था। लेकिन उसके आतंक का सबसे बुरा पहलू था बस्ती की महिलाओं के प्रति उसका बुरा बर्ताव। हर महिला पर उसकी बुरी नज़र रहती थी। वो उन्हें छेड़ता, बदतमीज़ी करता, सरेआम उन्हें बेइज्जत करता था। बस्ती के पुरुषों पर डर बनाने के लिए ये उसका तरीका था कि घर की औरतों को बेइज्जत करो। वो दिन ब दिन वहशी होता जा रहा था। धीरे धीरे वो बस्ती की हर महिला को अपने हवस का शिकार बनाता जा रहा था। जब भी उसका मन करता वो अपने गुंडों की फ़ौज लेकर उस घर में घुस जाता या उस महिला को ही उठा लेता था। कुछ महिलाओं ने पुलिस में इसके खिलाफ शिकायत भी की, लेकिन पुलिस वालों ने कोई कार्यवाही नहीं की। इससे अक्कू यादव और बेखौफ होता जा रहा था। उसके खिलाफ कहीं कोई सुनवाई नहीं थी। उसका इतना आतंक था कि जब भी वो बस्ती में आता था, महिलाएं अपने घरों में दुबक जाती थी। बस्ती के हर दूसरे घर में अक्कू यादव द्वारा रेप की गई महिला थी। एक महिला ने तो रेप के बाद जब उसकी सुनवाई नहीं हुई तो खुद को आग लगाकर खुदकुशी ही कर ली थी। एक और महिला को तो रेप के बाद अक्कू यादव ने खुद ही चाकुओं से कोद कर मार डाला था। उसके रेप पीड़ितों में 10 साल की बच्ची से लेकर 60-70 साल की वृद्धा तक थी। कस्तूरबा नगर के थाने में अक्कू यादव के खिलाफ दर्जनों शिकायतें थीं, पर वहाँ के रिश्वतखोर पुलिस वालों ने कभी कुछ नहीं किया। इसी वजह से अक्कू यादव की हिम्मत इतनी बढ़ गई थी कि वो सरेआम किसी को भी टॉर्चर करके मारने या रेप करने से हिचकिचाता नहीं था। वहाँ के घरों में बड़ी हो रही बच्चियों को माँ बाप छुपा कर रखते थे कि कहीं अक्कू यादव की नज़र उन पर ना पड़ जाए। घर की औरतों की ऐसी हालत की वजह से वहाँ के मर्दों में भी अक्कू यादव की दहशत थी, क्योंकि सिर्फ अपना डर, आतंक बनाए रखने के लिए वो कभी भी बेवजह कोई भी क्राइम करने से पीछे नहीं हटता था। अगर कोई पुलिस में उसकी शिकायत करता था तो पुलिस वाले ही अक्कू यादव को उसका नाम बता देते थे। फिर शिकायत करने वाले को अक्कू यादव के जुर्म का शिकार होना पड़ता था। लगभग 10-12 सालों तक अक्कू यादव का ये वहशीपन ऐसे ही चलता रहा। आतंक भरे अपने 10 सालों में उसने कई कत्ल किए।
कस्तूरबा नगर की 40 से भी ज़्यादा महिलाओं का रेप किया। कई बार वो गिरफ्तार भी हुआ, पर हर बार वो छूट जाता था क्योंकि उसके खिलाफ कभी कोई गवाह या सबूत पेश नहीं होता था। बस्ती के लोग इसे ही अपनी किस्मत मानकर जी रहे थे। अक्कू यादव के जुल्म से छुटकारे का उन्हें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। पुलिस प्रशासन से भी उन्हें किसी इंसाफ की उम्मीद नहीं थी और ये सब यूं ही चल रहा था। फिर 2004 में इसी बस्ती में घटना घटी जिसने इस बस्ती की किस्मत ही पलट कर रख दी। इस बस्ती के 300 परिवारों में मधुकर नारायण और उसकी पत्नी अलका रहते थे। इन्होंने अपनी बेटी को शहर पढ़ने के लिए भेजा था। अपनी कमाई का ज़्यादातर हिस्सा वो बेटी की पढ़ाई पर ही खर्च कर देते थे। वो चाहते थे कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर कुछ बने और इस बस्ती से दूर रहे। उषा नारायण नाम की उनकी बेटी हॉस्टल में ही रहती थी, पर कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म होने के बाद वो बस्ती में अपने माता पिता के पास आ जाती है। बस्ती में आने के बाद उसे भी अक्कू यादव के आतंक का पता चला। शहर में पढ़ी लिखी उषा बस्ती वालों को अक्कू यादव के खिलाफ लड़ने के लिए समझाती रहती थी। इसी बीच उषा के पड़ोस में रहने वाले परिवार ने अक्कू यादव के खिलाफ कंप्लेन की थी, जिससे नाराज़ होकर अक्कू यादव अपने 30-40 लोगों के साथ उन्हें धमकाने के लिए वहां पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने परिवार के लोगों को मारना पीटना शुरू किया। सभी मदद के लिए चिल्ला रहे थे। उषा ने भी ये शोर सुना। बाहर आकर उसने अक्कू यादव और उसके लोगों को रोकने की कोशिश की। एक लड़की को सामने लड़ते देख अक्कू यादव आग बबूला हो गया। एक तेजाब से भरी बोतल दरवाजे पर तोड़ते हुए उसने उषा को धमकाना शुरू किया कि अगर वो बीच में आई तो उसका गैंग रेप कर दिया जाएगा। लेकिन उषा डरी नहीं, बल्कि उसने उन लोगों को धमकाते हुए कहा कि वो अभी पुलिस को फ़ोन करके बुलाती है। ऐसा कहकर वो घर में फ़ोन करने के लिए घुसी तो अक्कू यादव के गुंडे उसे पकड़ने के लिए अंदर पहुंचे। तब उषा ने किचन में रखे गैस सिलेंडर का नॉब खोल दिया और माचिस उठा ली। उसने गुंडों को धमकाया कि अगर मुझे पकड़ने की कोशिश की तो मैं माचिस जलाकर आग लगा दूंगी और मेरे साथ तुम सब भी मरोगे। अब ये देखकर गुंडे डर गए। उन्होंने उषा को काबू करने की कोशिश की, पर उषा तो मरने मारने पर उतारू थी। उसका ये रूप देखकर अक्कू यादव भी डर गया। उसे समझ आ रहा था कि उषा को छेड़ने का मतलब है खुद की जान को खतरा। उसे अपने कदम पीछे लेना ही समझदारी लगा। अब ये लोग उषा को देख लेने की धमकी देते हुए वहाँ से चले गए। इस नज़ारे को बस्ती के सभी लोगों ने देखा। आज उन्हें समझ में आ रहा था कि हिम्मत की जाए तो अक्कू यादव जैसे क्रिमिनल को भी डराया जा सकता है। इस घटना के बाद बस्ती के लोग, खासकर महिलाओं की हिम्मत जागी। पढ़ी लिखी उषा ने बस्ती वालों के साथ मिलकर उन्हें समझाया और इस आतंक के खिलाफ आवाज़ उठाने को कहा। सबको समझ आ रहा था कि अक्कू का गैंग कुल मिलाकर 40-50 लोगों का है, जबकि बस्ती में 300 के करीब परिवार रहते हैं। अगर सब मिलकर लड़ेंगे तो अक्कू को भी हराया जा सकता है। औरतें तो अब आर पार की लड़ाई के लिए तैयार थी। उसी रात बस्ती के सभी लोग, खासकर महिलाएं, इकट्ठी होकर अक्कू यादव के घर के बाहर पहुंची। लेकिन बदकिस्मती से अक्कू उस वक्त घर पर नहीं था। गुस्से से भरी महिलाओं ने उसके घर पर धावा बोल दिया। अक्कू यादव के गुंडे भी भीड़ का ये रूप देखकर जान बचाकर भागे। जो गुंडे भीड़ के हाथ लगे उन्हें बुरी तरह से पीटा गया। भीड़ ने अक्कू यादव के घर को आग के हवाले कर दिया, पर अक्कू यादव के वहाँ ना होने से उन्हें बहुत अफसोस भी हुआ। गुंडों से ये खबर अक्कू यादव तक पहुँचती है। उषा के तेवर वो देख चुका था और गुंडों ने उसे बताया कि भीड़ ने उसे भी मार डालने की धमकी दी है। अब अक्कू को समझ आ रहा था कि बस्ती वाले भड़के हुए हैं और हो सकता है कि वो उसे भी ढूंढकर मार डालें। अब अपनी जान बचाने के लिए वो सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचा और उसने सरेंडर कर दिया। ये सब उसने पुलिस प्रोटेक्शन पाने के लिए किया था। वैसे भी पुलिस वाले उसके फेवर में ही थे और उसे पता था कि फ़िलहाल उसके लिए यही सबसे सेफ जगह है। जब बस्ती वालों को पता चला कि अक्कू यादव पुलिस स्टेशन में छुपा हुआ है तो वो भड़क जाते हैं। अब इतने सालों बाद उनकी हिम्मत जागी थी। उन्हें पता था कि पुलिस उसे बचा रही है। वैसे भी उसे कोई सज़ा नहीं होगी और वह ज़मानत पर छूटकर बाहर आ जाएगा और वापस आने के बाद वो फिर वही सब करेगा और अपना बदला लेगा। अब बस्ती वालों ने तय किया कि वो अक्कू यादव को और मौका नहीं देंगे। अदालत में उसका फ़ैसला नहीं होगा, उसका फ़ैसला बस्ती वाले करेंगे। कुछ वकीलों से बस्ती वालों को पता चला कि कोर्ट में पेशी के लिए अक्कू यादव को 13 अगस्त को जिला अदालत में लाया जाएगा। उससे एक दिन पहले 12 अगस्त को ही बस्ती में बैठक हुई और सारी योजना बनाई गई। खासकर औरतें अक्कू यादव के आतंक को ख़त्म करने का मन बना चुकी थी। 13 अगस्त 2004 को कस्तूरबा नगर बस्ती की लगभग 200 महिलाएं घर से अदालत जाने के लिए निकली। सबने साड़ी के किनारे या रुमाल में लाल मिर्च का पाउडर बांधा हुआ था।
सबके पास किचन नाइफ, पत्थर, कांच जैसी नुकीले चीज़ें थी जो उन्होंने अपने कपड़ों में छुपा रखी थी। ये सब इकट्ठी होकर जिला अदालत में पहुंची। जब एक साथ इतनी औरतों का हुजूम कोर्ट में पहुंचा तो पुलिस के कान खड़े हुए। जब इस बारे में औरतों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम अक्कू यादव के केस की सुनवाई देखने आई हैं। हो सकता है हमारी गवाही की ज़रूरत पड़े। तब उन्हें समझाया गया कि इस तरह से गवाही नहीं होती है, लेकिन अभी तक किसी को भी इन औरतों के इरादों की भनक नहीं थी। अक्कू यादव के केस की सुनवाई लंच के बाद थी। दोपहर में अक्कू यादव को लेकर 8 से 10 पुलिस वाले कोर्ट में पहुंचते हैं। वहां सबको ये विश्वास था कि अक्कू यादव को जमानत मिल जाएगी, क्योंकि उसके खिलाफ कोई गवाह या सबूत वहां नहीं था और इस बार तो उसने खुद ही सरेंडर किया था। तब तक सब कुछ शांत था। शायद वो औरतें भी अदालत के फैसले का इंतजार कर रही थी। औरतों की भीड़ एक तरफ खड़े होकर उसे देख रही थी। उनके पास से गुजरते हुए अक्कू यादव ने भीड़ में एक महिला को देखकर उसे वैश्या कहकर पुकारा और ये भी कहा कि जमानत मिलने के बाद वो फिर से उसका रेप करेगा। उसकी इस बात पर पुलिस वाले भी उसके साथ हंस रहे थे। तब उस महिला ने गुस्से में अपनी चप्पल उतारी और पुलिस वालों को धक्का देते हुए अक्कू यादव को पीटना शुरू किया। अब इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, औरतों की वो भीड़ अक्कू यादव पर टूट पड़ी। सबसे पहले वहां औरतों ने लाल मिर्च का पाउडर पुलिस वालों की आंखों पर फेंका। उनकी आंखें जलने लगी और वो इधर उधर भागने लगे। इसके बाद अक्कू यादव को पकड़कर उसके मुंह, नाक, कान में लाल मिर्च का पाउडर भर दिया गया। वो दर्द से छटपटाता हुआ इधर उधर भागने लगा, पर वहाँ 200 औरतों की भीड़ थी। अब उन्होंने कपड़ों में छुपाए हुए चाकू, पत्थर और नुकीले हथियार निकाले और लगातार अक्कू यादव पर वार करना शुरू किया। उसे हर तरफ से चाकू से गोदा जा रहा था, जैसे हर औरत उससे अपने अपमान का बदला लेना चाह रही थी। वहाँ हर तरफ कोर्ट रूम की फर्श और दीवारों पर अक्कू यादव के खून के छींटे थे। 10 मिनट से कम समय में ही अक्कू यादव का काम तमाम हो चुका था। कोर्ट नंबर 7 में जहां जज ने अक्कू यादव के केस का फैसला करना था, वहां उन औरतों ने ही उसका फैसला कर दिया था जो कई सालों से उसका जुल्म सहती आ रही थी। 10 मिनट में ही सब शांत हो गया तो किसी ने पुलिस को खबर की। पुलिस फोर्स वहां पहुंची, तब तक सारी औरतें वहां से जा चुकी थी। कहते हैं इन औरतों ने जब वापस जाकर सबको बताया कि उन्होंने अक्कू यादव को ख़त्म कर दिया है, तो बस्ती में जश्न का माहौल था। खूब गाना बजाना हुआ और मिठाइयाँ भी बांटी गईं। अब इतनी भीड़ में किसे एक्यूज़ बनाया जाए, ये पुलिस वालों के लिए बहुत मुश्किल का काम था। पर पुलिस वालों को बस्ती में उषा नारायण का किस्सा याद था कि किस तरह से अक्कू यादव से उसका झगड़ा हुआ था। अक्कू यादव ने उषा से झगड़े की कहानी सरेंडर करते वक्त खुद पुलिस वालों को बताई थी। अब कत्ल हुआ था तो किसी को तो नामजद करना ही था। पुलिस ने उषा को ही इस केस में मुख्य अभियुक्त बनाया और उसके साथ बस्ती की कुछ महिलाओं को भी गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में हुए इस कत्लेआम की खबर नागपुर, महाराष्ट्र से होते हुए पूरे देश में फैल गई। नागपुर के लोग तो गुस्से से भरे थे। अब इन गिरफ्तारियों के बाद तो वो इसके खिलाफ एकजुट होकर खड़े हो गए कि एक क्रिमिनल जिसने सालों से आतंक मचाया हुआ था, उसके खिलाफ तो पुलिस वालों ने कुछ नहीं किया, और जब मजबूरन महिलाओं को ही ये कदम उठाना पड़ा तो पुलिस उन्हें ही अपराधी बना रही है। इसी बीच अक्कू यादव के जुल्म की कहानियां भी बाहर आने लगी थी। इस गिरफ्तारी के खिलाफ महिला संगठनों ने धरने और प्रदर्शन शुरू कर दिए। थाने के बाहर भी बस्ती की महिलाओं के साथ लगातार धरने दिए गए। इस विरोध के चलते पुलिस वालों को उषा और बाकी महिलाओं को छोड़ना पड़ा। लेकिन अदालत की 4 दीवारी में कत्ल हुआ था तो केस तो बनना ही था। पुलिस वालों ने 100 औरतों को गुनहगार माना और 18 महिलाओं के खिलाफ दफ़ा 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। इस लिस्ट में भी उषा का नाम सबसे ऊपर था। बीच में ये भी खबर उठी कि महिलाओं की आड़ में कुछ पुरुषों ने ये कत्ल किया है, जिसके लिए बस्ती के कुछ पुरुषों को हिरासत में भी लिया गया। पर बस्ती की महिलाओं ने इसका कड़ा विरोध किया। उनका कहना था कि कत्ल हम औरतों ने किया है तो हमें गिरफ्तार करो। बाद में ये दावा भी खारिज कर दिया गया। इस केस की सुनवाई के दौरान एक बार फिर से बस्ती की सभी महिलाएं कोर्ट पहुंची और उन्होंने अदालत में कहा कि कत्ल वाले दिन उषा तो कोर्ट में थी ही नहीं। जब जज ने पूछा तो अक्कू यादव को किसने मारा, तब सभी ने एक साथ कहा कि हमने अक्कू यादव को मारा है। ये अजीब परेशानी थी क्योंकि यहाँ कातिल कोई एक नहीं था, बल्कि अदालत में मौजूद 200 के करीब महिलाएं खुद को कातिल बता रही थी। ये केस 10 साल तक चला। पुलिस ने बार बार उषा को ही घेरने की कोशिश की, पर कोई सबूत या गवाह पेश नहीं कर पाई। अदालत ने भी सारी दलीलों और सारी सिचुएशन को समझा। अक्कू यादव का पिछला रिकॉर्ड भी देखा गया।
इसी के आधार पर अदालत ने 2014 में सबूतों के अभाव में इन सभी महिलाओं को बरी कर दिया। रिहा होने के बाद सबका जोरदार स्वागत भी हुआ। कहते हैं इन महिलाओं के बरी होने के बाद अक्कू यादव के भतीजे ने भी घोषणा की थी कि वो अक्कू की मौत का बदला लेगा, लेकिन कुछ समय के बाद उसकी भी हत्या कर दी गई। ये घटना अपने आप में अकेली ही है। ये इस बात का संकेत है कि जब आम इंसान के सब्र का बांध टूटता है तो ऐसी ही घटनाएं सामने आती हैं। हालांकि एक सभ्य समाज में हम ऐसी उम्मीद नहीं करते हैं कि सब कानून अपने हाथ में ले ले, नहीं तो यहाँ जंगल राज हो जाएगा। लेकिन सच तो ये है कि अगर पुलिस प्रशासन शुरू से ही अक्कू यादव के अपराधों पर लगाम लगाती तो कस्तूरबा नगर की महिलाओं को कानून अपने हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज भी ये कहानी दुनिया भर में सुनाई जाती है, जिसे जुल्म के खिलाफ औरतों के इंतकाम की गौरव गाथा कह सकते हैं।